जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। के साथ आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अंदर किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ी और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर किसानों के एक एक सवाल का जवाब दिया है। बताएंगे और भी क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है देश के किसानों ने दोस्तों। इसी के साथ में 5100 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए मामला कोर्ट पहुंच गया है और इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करने की हरकत की गई है दोस्तों। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया गया है। बताएंगे फिर क्यों फैसला पलटना पड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में योगी सरकार की ओर से प्रदर्शन पर बैन लगाने को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अचानक से इंडिया गठबंधन की पार्टी की सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं दोस्तों। बताएंगे ये क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अन्नदाताओं की सारी मांगे मानी जानी चाहिए और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया गया भारत के इतिहास में। पहली बार मात्र कुछ सालों के अंदर हजारों करोड़ का मामला सामने आया है दोस्तों। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया वैसे ही मोदी सरकार और बीजेपी के लोगों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जमकर पैसे मिले हैं दोस्तों। ऐसा लगता है मानो पॉलिटिकल पार्टियों को शार्क टैंक इंडिया में जाना चाहिए, जहां पर उन्हें बड़े बड़े उद्योगपति पैसा देंगे। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला है। ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि 2018 से लेकर अब तक 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे जा चुके हैं, जिसमें से 57% पैसा प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी को मिली है दोस्तों, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। यानी पूरे देश की पार्टियों का मिला दे तो उससे भी ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले है, जिसके कारण आरोप लगते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया को जमकर पैसा देती है, प्रचार करवाती है, जिसके कारण गोदी मीडिया के लोग दिन रात भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाते हैं, जिससे स्पष्ट समझ में आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी देश भर की सारी पार्टियों को मिलाकर उससे ज्यादा पैसा अपने पास रखती है, जिससे उसको गलत फायदा मिलता है, खासकर चुनाव के अंदर। ऐसे में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता इस तरीके के किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर भी कह रहे हैं कि इसी अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि देश के अंदर SC ST और OBC समाज के न्याय की बात करना जरूरी है, सबको हक मिलना जरूरी है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हर क्षेत्र में समानता लाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस भागीदारी न्याय को एक बड़ा मुद्दा बनाती जा रही है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि हमारे देश में आदिवासी, दलित और बाकी जातियों को पिछड़ा मान के उनको विकास का मौका नहीं दिया जाता, ये सच्चाई है। ना ही प्राइवेट कंपनी में और यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक तरीके से भेदभाव किया जाता है। काम न मिलने पर आदिवासी समाज और दलित समाज के लोग मजबूरी में ऐसे काम करने को मजबूर है, जिसे निचले स्तर का काम माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के दोहरे मापदंड को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर दो ही जाति है, अमीर और गरीब, लेकिन अपने आप को OBC बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसे में सवाल यही है कि प्रधानमंत्री तय करे कि देश के अंदर क्या केवल दो ही जाति है, अमीर और गरीब, तो फिर वो अपने आप को OBC क्यों कहते हैं। और इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के अंदर एक बार फिर से जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए आनाकानी करने लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि ऐसे ऐसे देश के अंदर आंकड़े हैं जिससे देश के आदिवासी, OBC SC समाज की खराब स्थिति की जानकारी मिलती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से भागीदारी न्याय को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जैसे ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 34वें दिन बिहार पहुंचे, वैसे ही राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे और इस दौरान जो सबसे ज्यादा तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की गई है। दोनों को एक साथ थार गाड़ी में बैठा हुआ देखा जा सकता है। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे हैं और खुद तेजस्वी यादव उनको ड्राइव करते हुए किसानों के समारोह के अंदर ले जाते हैं। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि इंडिया युवाओं को रोजगार देना चाहता है, वो बेरोजगारी की बीमारी देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन MSP से मजबूत बनाना चाहता है, वो मजबूत बनाना चाहते हैं। इंडिया जातीय जनगणना कराना चाहती है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आ रही है इंडिया की सरकार, बदलेगा भारत, बदलेगा बिहार। तेजस्वी यादव ने भी तस्वीरें शेयर करते हुए राहुल गांधी का अभिवादन किया है दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा बिहार के कैमूर, रहुआ से होते हुए उत्तर प्रदेश के चंदौली पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के पहुंचे ही 17 और 18 तारीख को राहुल गांधी भदोही में रहने वाले हैं, ये जानकारी दी गई है। उनके रात्रि विश्राम के लिए जो ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज मांगा गया था, उसे देने की अनुमति नहीं दी गई है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक खेत में इंतजाम करने का फैसला लिया है। युद्ध स्तर पर टेंट लगाए जा रहे हैं और आज यहाँ ठहराया जाएगा। एक तरीके से यात्रा में विघ्न डालने के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। साथ साथ हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण एक बार फिर से किसानों के साथ झड़प देखने को मिली है। जगह जगह भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। पेट्रोल पंप और इसी के साथ में रोडों पर बड़े बड़े जाम देखने को भी मिले दोस्तों। साथ साथ किसानों के साथ सरकार के तीसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरीके से विफल हो गई है। रविवार को एक बार फिर से बातचीत की जाएगी। किसान नेता पंधेर ने बताया कि 400 से ज्यादा किसान अब तक हुए झड़प में घायल हो चुके हैं, 70 से ज्यादा तो गंभीर है। हालांकि किसान पूरी तरीके से आंदोलन पर डटे हुए हैं। पंजाब के संभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान ज्ञान सिंह ने सुबह सीने में दर्द की शिकायत कराई, इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। यानी ये बुरी खबर सामने आ रही है दोस्तों। इस पर अखिलेश यादव की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा कि संभू
बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार है। श्रद्धांजलि सुप्रीम कोर्ट भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देने वालों का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत का समय आ गया है। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। एक्सिस बैंक के द्वारा बीमाकर्ताओं के 5100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मैक्स लाइफ इंडिया के शेयर्स बेचने और खरीदने के तरीके में लगभग 5100 करोड़ रुपए के घोटाले का एक गंभीर आरोप लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट बंद करके कोशिश की जा रही थी कि पार्टी को 2024 के चुनाव से दूर रखा जाए। यही बड़ा कारण है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों जब से इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ है ऐसा लग रहा है कि मानो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जैसे ये खबर सामने आई वैसे ही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस पार्टी के नेता और विवेक तनखा ने दावा किया कि इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल में जाकर पार्टी ने तुरंत मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उनके बैंक खातों पर लगे फ्रिज को हटा दिया गया है। यानी दोस्तों दबाव के बाद यह फैसला लिया गया है। तत्काल कार्रवाई की गई, लीगल तरीके से कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया गया और इसके बाद अब आईटी विभाग के बाहर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। ये बयान तब आया जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। कुल मिलाकर अचानक से फैसला वापस लिए जाने को लेकर भी माना जा रहा है कि दबाव के कारण यह किया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जुड़ने को बताएगा। साथ साथ अंबाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस किसानों को कवर करने जा रहे पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं दे रही है। श्याम मीरा सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि मैंने ट्वीट किया तो केंद्र सरकार ने ट्विटर अकाउंट को उड़ाने के लिए नोटिस जारी कर दिया कि मैं झूठ फैला रहा हूं। इस वीडियो में देखिए खुद पुलिस के लोग कह रहे हैं कि उन पर ऊपर से आदेश है, मीडिया को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। साथ साथ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा बोले, कहा पेरिस के स्थित एक नामी अंतरराष्ट्रीय संस्थान ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपनी स्टडी में बताया है कि बीते 23 साल में भारतीय किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। 16 साल यानी 2000 से लेकर 2016 तक भारतीय किसानों को तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुनिया के 54 कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की स्टडी करने पर पाया गया है कि किसानों को होने वाले नुकसान में भारत निचले 3 देशों में शामिल है। यानी भारत के किसानों की स्थिति दयनीय है। साथ किसान आंदोलन के बीच में योगी सरकार का फरमान आया है। 6 महीनों के लिए हड़ताल पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। दोस्तों जैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कोई प्रदर्शन हो और सरकार की इमेज खराब हो। इससे पहले कई सारे कर्मचारी संगठनों ने ऐलान किया था कि वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। और सारे कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन और किसान संगठनों को पता है कि चुनाव से पहले जो भी बड़ी मांग की जाएगी सरकार दबाव में आकर उन मांगों को मानेगी, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव है। और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ओर से लिए गए निर्णय पर आपकी क्या राय है? क्या ये जानबूझकर प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की जा रही है? इससे क्या कोई फायदा होगा? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाई गई पैलेट गन में 3 किसानों की आंख की रोशनी चली गई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ इंडिया से कहा है कि 5 सालों के अंदर जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट, जितने भी दानदाताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उन सभी की रिपोर्ट सामने दी जानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी एसबीआई उनको दे देगी। जैसे ही बैंक की ओर से जानकारी आएगी 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी जनता को दिखा दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि कहां से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा लेकर किस पार्टी को दिया है, कौन सी पार्टी उनकी फेवरेट है। हालांकि ये तो सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी फंड मिला है, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि कौन से बड़े उद्योगपति है जिनके फेवरेट बीजेपी बनी है और कौन से अन्य कॉर्पोरेट के लोग किस अन्य पार्टी को दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय किसान संघ का मोहन यादव सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर भी अब किसानों के आंदोलन को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर कई राज्यों में और आंदोलन देखने को मिल सकता है। साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या लालू यादव ने बड़ा संदेश दिया है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश की अब पाला बदलने की आदत सी हो गई है, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इसके बाद मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि क्या वो वापस आएंगे तो आप उनकी अपनी पार्टी अपने गठबंधन में लोगे, तो लालू यादव ने कहा कि उनके लिए हमारे रास्ते कभी भी बंद नहीं है, हमेशा खुले हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में आपस में कलेश और ज्यादा बढ़ेगा। कारण यह है दोस्तों कि एक थ्योरी चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जानबूझकर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल करवाया है ताकि बीजेपी से कम आधी सीट ली जाए। आधी में से 10-15 सीटें जीतकर नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जो 20 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट देख रही है वो पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ बता दें कि दिल्ली विधानसभा के अंदर विश्वास मत लेकर आई है अरविंद केजरीवाल सरकार। इसके पीछे जो कारण दिया गया है वो ये कि विधायकों को खरीद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को 6ठी बार ईडी की ओर से नोटिस सामने आ गया है, जिसका साफ मतलब यह है कि ईडी की ओर से अब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी एक मंझे हुए नेता है, उन्हें पता है कि गिरफ्तारी की जा सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले ही विश्वास मत बुला लिया है। इसके बाद जैसे ही आज वो विश्वास मत पूरा कर देंगे, यानी अपनी सरकार की मेजोरिटी साबित कर देंगे, अगले 6 महीनों
महीने तक कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा और इसके बाद अगर विधायकों को तोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा तब भी अरविंद केजरीवाल की सरकार चलती रहेगी। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तब भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात भी पूरी तरीके से तय है। तो 6 महीने तक सरकार को सिक्योर करने के लिए केजरीवाल की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार में शुक्रवार को हजारों ट्रक, बस, डंपर, कैब और ऑटो रिक्शा हड़ताल पर पहुंच गए। भारत बंद का ऐलान किया गया था जिसके कारण बिहार में भी असर देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया कानून लेकर आई थी जिस पर ट्रक ड्राइवरों की ओर से और कई सारे और भी ड्राइवरों की ओर से प्रदर्शन किया गया था। 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना इसमें लिखा गया था। हालांकि प्रदर्शन के बाद बीजेपी सरकार ने कानून पर रोक लगा दी है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों, बस, डंपर और कैब के ड्राइवरों का मानना है कि एक फिर से वापस आ सकता है। इसीलिए मांग की जा रही है कि पुराने कानून को ही लागू किया जाना चाहिए और जो नया कानून लाने के प्रयास किए जा रहे हैं इसे पार्लियामेंट के अंदर रद्द करना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वर्ष 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई चुनाव बॉन्ड योजना इस हाथ से दो उस हाथ से लो के नियम पर आधारित थी। मान्यवर काशी राम की भारतीय राजनीति पर आशंका थी कि लोकतंत्र भारत के अंदर धनतंत्र में तब्दील हो सकता है। यह एक षड्यंत्र को चरितार्थ करने वाली स्कीम थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित करके राजनीति और पूंजीपतियों के एक गठजोड़ को तोड़ा गया है। इससे नोट की तुलना में वोट की मजबूती और ज्यादा होगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन कर रही है, केवल एक पार्टी को छोड़कर। आप लोग जानते हैं कौन सी वो पार्टी है। वहीं पर बीजेपी ने एक पोस्ट करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की 10 साल की सरकार में 53 आतंकवादी हमले हुए थे, जबकि मोदी जी की सरकार में 10 साल के अंदर एक भी हमला नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो भी शेयर करते हुए बीजेपी के लोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि पठानकोट का हमला किसने किया था, उरी का हमला किसने किया था, पुलवामा का हमला किसने किया था। पहले तो चीन को क्लीन चिट दिया, क्या आप पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं? भाजपा वाले फ्रॉडिया भाजपा यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े आतंकवादी हमले को इग्नोर करते हुए पूरे मामले पर अपने और अपनी सरकार की पीठ थपथपाने के लिए इस तरीके के बेतुके तर्क दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार में इतने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे गंभीर हमले देश के ऊपर हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के दावे पर आपकी क्या राय है। साथ प्रधानमंत्री मोदी बीते दिन हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। यानी 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था, 2019 में बजट में प्रावधान किया गया, उसके बाद 4 साल और लग गए मात्र शिलान्यास करने में, यानी बनना अब शुरू ही हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि हरियाणा के अंदर इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को चुनाव का एक एजेंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि एम्स बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक केवल शिलान्यास किए गए हैं। आप लोग अपनी राय जुड़ी कराएगा। दोस्तों साथ साथ बुलंदशहर से बीजेपी में आए राकेश हलपुरा के चर्चे हैं। गैंगस्टर एक्ट में हो चुकी है गिरफ्तारी। आपको बता दें कि बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता राकेश हलपुरा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, मगर बीजेपी के इस फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुंडा बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता राकेश हलपुरा, जिस पर गैंगस्टर के कई मामले दर्ज है, वो बीजेपी में आ गए और भाजपा के लोगों में अभी शून्य पटक सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कोई भी इसकी आलोचना नहीं कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों साथ साथ दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट सत्र के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। विधानसभा में बीजेपी के कुल 8 विधायक है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के अलावा पार्टी के सभी विधायकों पर कार्रवाई की गई है। गुरुवार को दिल्ली के एलजी के द्वारा किए गए अभिभाषण में अवरोध पैदा कर मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने सदन में बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा था। साथ प्रियंका गांधी की तबियत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाने को लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि मैं उत्साह पूर्वक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी होने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जैसे ही मेरी तबियत सुधरेगी मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगी। तब तक मैं सभी यात्रियों को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे भाई राहुल और मेरे सभी सहकर्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा अभी उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। देखते हैं अखिलेश यादव कब शामिल होते हैं। दोस्तों साथ तानाशाही के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। आईटी ट्राइब्यूनल से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, डरो मत मोदी जी, यानी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पर बैन लगाने को लेकर ये टिप्पणी राहुल गांधी ने की है। साथ ममता बनर्जी ने कहा कि पहले ईडी शाहजहां को निशाना बनाकर वहां गई और अल्पसंख्यक और आदिवासी आबादी के बीच तनाव पैदा करने का जानबूझकर प्रयास किया गया। नकाबपोश लोग संदेश खाली में परेशानी पैदा कर रहे हैं, जहां जारी तनाव के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का मिलता है। शायद यही बड़ा कारण है जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर दोनों समाज के बीच में तनाव उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से हिंसात्मक माहौल हो गया था, उसके बाद से यह मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा एजेंडा बनाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों शासक किसानों के साथ सरकार की अगली बैठक रविवार को होने वाली है। आंदोलन के बीच किसानों की मौत को लेकर भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर है। सांसद बारामती तक पहुंच गई। चाचा भतीजे की लड़ाई अब भाभी के खिलाफ। लोकसभा चुनाव लड़ेंगी ननद। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही
एनसीपी को लेकर विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि असली एनसीपी अजीत पवार गुट है और इसीलिए उनको पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया गया है। इसके बाद अजीत पवार ने फैसला लिया है और एक तरीके से संदेश दिया है कि उनकी पत्नी सुप्रिया सुले के सीट यानी लोकसभा सीट जो उनकी है बारामती, वहां से मैदान में उतरेंगी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर। जहां तहां प्रचार किए जा रहे हैं, प्रचार में अजीत पवार भी दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाकर विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं। हालांकि अजीत पवार की पत्नी के जगह जगह लगे पोस्टर पर कई जगह काली स्याही पोत दी गई है दोस्तों, यानी पार्टी के जो कट्टर कार्यकर्ता है जो शरद पवार गुट के साथ आज भी है, सुप्रिया सुले के साथ खड़े रहेंगे। और यही बड़ा कारण है कि बारामती के अंदर जबरदस्त चुनाव होने वाला है, क्योंकि पार्टी का सिंबल अजीत पवार गुट के पास है, लेकिन सबसे मजबूत उम्मीदवार सुप्रिया सुले खुद यहां मैदान में उतरने वाली है। देखते हैं एनसीपी के जो वोटर है वो किस तरीके का फैसला लेंगे। साथ साथ विनोद कापड़ी को सोशल मीडिया पर ईमेल के माध्यम से बताया गया कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स को सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो आईटी कानून का उल्लंघन है। विनोद कापड़ी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए पोस्ट किया गया था। इसमें सिंगू बॉर्डर पर लगे बड़े बड़े दीवारों को दिखाया गया था और लिखा गया था कि किसानों ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं और किसानों के आंदोलन से डर रहे हैं। इस तरीके के पोस्ट पर ऐसे आईटी नियम का जो उल्लंघन बताया जा रहा है दोस्तों, कई सारे सवालों को जन्म देता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्या इससे पहले भी कई सारे किसान नेताओं के जो अकाउंट को डिलीट किया गया है, क्या उसके पीछे सरकार के द्वारा की गई शिकायत ही है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अरविंद केजरीवाल बोले, कहा विधानसभा में आज विश्वास मत को रखूंगा। साथ साथ दोस्तों मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। आजम खान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि जो हश्र आजम खान का हुआ है, इस स्थिति में पीछे अखिलेश यादव का भी हाथ है। अब शुरुआती दौर में आजम खान पर दबिश दी गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तब अखिलेश यादव खामोश रहे। कुल मिलाकर दोस्तों इससे पहले भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर कई सारे मुस्लिम नेता विरोध करते दिखाई देते हैं। हालांकि आजम खान के परिवार ने हमेशा कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहे हैं। साथ इंडिया गठबंधन की एकजुटता और ताकत प्रदर्शित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ मंच शेयर किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए दोनों नेताओं से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का बिहार के मजदूर डीएनए वाले बयान को याद दिलाया है। प्रशांत किशोर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस बयान की याद दिलाई है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ट्राइबल आर्मी हंसराज मीणा जैसे सोशल मीडिया हैंडल को ट्विटर के अंदर विदहोल्ड किया गया है दोस्तों। वंदी पुनिया जो किसानों से जुड़े मामले को लेकर वीडियो रिपोर्टिंग करते हैं और गांव सवेरा जैसे पोर्टल जहां से रिपोर्टिंग की जाती है खासकर किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर उनको भी रोका गया है। भारत के अंदर एक तरीके से सस्पेंड किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ एनसीपी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शरद पवार याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करेगा। बता दें कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शरद पवार ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। सांसद अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने, जिसके कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। साथ लोकसभा चुनाव से पहले हटाए जाएंगे दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी। चुनाव आयोग ने प्रशासन को जारी किए हैं निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। इस बाबत जिले को निर्देश दिया गया है कि आयोग ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को नवीन तैनाती के संबंध में निर्देश दिए हैं, यानी नए तरीके से तैनाती होनी चाहिए। कई अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। वहीं पर इस आदेश पर प्रशासनिक अमल के बाद जनपद के लगभग कई विभागों में 3 वर्ष से अधिक समय बिता चुके कर्मचारियों को चुनाव से पहले हटाने को लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर मायावती ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न आदि की उजागर हुई घटनाओं को लेकर वहां जारी तनाव व हिंसा अति चिंतनीय है। राज्य सरकार इस मामले में निष्पक्ष होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटनाओं को आगे वहां पुनरावृत्ति न हो सके। मायावती ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर ये निशाना साधा है दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने अपने मंत्रालय का मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। उन्होंने 9 विधायकों को शपथ दिलाई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन भी हैं। चंपई सोरेन के कैबिनेट में जिन विधायकों को शपथ दिलाई गई है दोस्तों ज्यादातर हेमंत सोरेन सरकार के अंदर भी मंत्री हुआ करते थे, यानी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए। देखते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से होता है। साथ साथ हल्द्वानी के अंदर सिर्फ एक समुदाय पर ही बुलडोजर कार्रवाई करने की गड़बड़ी के कारण बिगड़े हैं हालात। रसीम सहगल की ओर से लिखी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई इसे माना गया कि मात्र एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदर्शन हो गए और बाद में जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर
ओर से हिंसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे और गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर जो आर्टिकल लिखा गया इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सिर्फ एक समुदाय पर ही बुलडोजर कार्रवाई करने के कारण बिगड़े हैं हालात। साथ साथ दोस्तों सीपीआई एमएल के एमएलए मनोज मंजिल जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन पर एक केस चल रहा था जिसमें उन्हें मर्डर को लेकर अपराधी पाया गया है और कई साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व नियम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। अब वो राज्य में विधायक नहीं रहेंगे, यानी सीपीआई एमएल का एक और विधायक कम हो गया है। साथ साथ राबड़ी देवी बनी बिहार विधान परिषद की नेता। विरोधी दल सुनील सिंह को भी नई जिम्मेदारी आरजेडी की ओर से दी गई है। साथ साथ दोस्तों बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्रियों समेत जाने पहचाने नामों को भी आगे किया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, हम सबको आवाज उठानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए सैकड़ों बलात्कार को दबाने की कोशिश कर रही है ममता सरकार। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को